हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इफ आई टॉक अबाउट सीबीएसई तो किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सारी ही क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री हैं, प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम देते हैं और हर सिलेबस को एकदम टॉपिक वाइज हम अपना कवर करते हैं क्लासेस को। तो आपको कहीं भी जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑल्सो प्रोवाइड क्लासेस फॉर अदर स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो अदर देन सीबीएसई, जहाँ पे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड डिफरेंट बोर्ड्स को हम कवर करते हैं। तो सीबीएसई के साथ साथ बाकी बोर्ड्स को भी हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो उसमें भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ई बुक्स एंड ई नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो जाके आप एक बार ज़रूर देखिएगा। हिंदी मीडियम चैनल की बात करूँ तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी कोर्सेज और सारी क्लासेस आपको अवेलेबल हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और चलिए बढ़ते हैं आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे, जो कि होने वाला है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। यस, तो जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो हम बहुत लंबी जर्नी कवर करके फाइनली एक तरीके से बोल सकते हैं रिवीजन वाले पार्ट पे आ चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ठीक है, ऑलरेडी बहुत लंबी जर्नी रही है। हमने कहाँ से शुरू किया था? पॉइंट नंबर 1 से। ठीक है, सारी चीज़ों को समझा, फिर हमने एमसीक्यूज भी करे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करे, और हमारा अब लास्ट सेगमेंट आ रहा है एक पूरा वीडियो कंपाइल करके, जहाँ पे अगर आपके पास टाइम की कमी हो या आपको जल्दी से रिवाइज कुछ करना हो, आपका कल ही यूनिट टेस्ट हो, कोई एग्जाम हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आपने जो भी अभी तक पढ़ा उसका एक कंपाइल फॉर्म में पूरा रिवीजन आपको हो जाएगा। स्टार्ट करें आज की क्लास। कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 रिवीजन। चैप्टर ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन है हमारा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, पीपीएफ के बारे में पढ़ेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, ये पूरा वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहने वाला है, बिकॉज एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ आपका चैप्टर नंबर 1, तो आपको पूरा एंड से शुरुआत से लेके एंड तक बने रहना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज एन इकोनॉमी। ठीक है, इंट्रोडक्शन का सबसे पहले पार्ट है भाई, इकोनॉमिक्स तो पढ़ रहे हैं लेकिन इकोनॉमी क्या होता है। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है वेयर पीपल गेट चांस टू अर्न अ लिविंग। सिंपल सी लाइन है, वेयर पीपल गेट चांस टू अर्न अ लिविंग। सो इकोनॉमी सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इकोनॉमी ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे लोगों को चांस मिलता है, मौका मिलता है कि पहले वो काम करें और उसके बाद उनकी जो भी अर्निंग्स होती हैं उससे अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करें। इकोनॉमी ए सिस्टम प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल्स विद द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, satisfy their needs and wants. They can do so through the process of manufacturing, consumption, investment and exchange। यानी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती हैं। ये हमारा जो पूरी लास्ट लाइन है, इसी को हम बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, वंस अगेन आपको बता देती हूँ, इकोनॉमिक एक सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि हम भी क्यों करते हैं काम, और हम लोग कंटिन्यूसली क्यों काम करते रहते हैं। क्या सपोज मैंने 1 मंथ जैसे कि जॉब कर ली, अब हो गया काम, सफिशिएंट है। या हमारे पेरेंट्स, वाई आर दे वर्किंग हार्ड, रेगुलर बेसिस पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई एक बार काम करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी नीड्स एंड वांट्स तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, आपको बार बार काम करना पड़ेगा। एक कंटिन्यूस फ्लो है। क्यों? बिकॉज एक तो हमारी नीड्स एंड वांट्स खत्म नहीं हो रही, और डेली बेसिस पे हमें चाहिए भाई, ये हमारी नीड है। अगर हमें एग्जिस्टेंस करना है, अपना लाइफ जीनी है, तो कुछ चीज़ें तो नेसेसरी हैं, एंड दैट इज़ हमें रेगुलरली काम करना है। इसलिए जो हमारा इकोनॉमिक फ्लो है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या इकोनॉमी है, एक तरीके से कंटिन्यूस है, चलती रहती है। ठीक है, तो इतना समझ आया कि यहाँ पे जैसे कि ये देख लो, इससे समझ आ जाएगा। ये एक पूरी आपका इकोनॉमिक सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप ले लो थ्रू पिक्चर डिस्क्रिप्शन। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, कुछ लोग सामान खरीद रहे हैं, कुछ लोग सामान बेच रहे हैं, और डिफरेंट हमारे पास कमोडिटीज़ हैं, अलग अलग तरीके लोग हैं। तो क्या दिखाता है कि यहाँ पे एक मार्केट प्लेस है इकोनॉमिक सिस्टम, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, कंजम्पशन होता है, कंज्यूमर्स बाय करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट होता है, जो पैसा हमारे पास आता है उसका हम इन्वेस्ट करते हैं, पैसे लगाते हैं, सेविंग्स भी करते हैं, और साथ में होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज होता है इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का क्या मतलब होता है कि मैंने कोई चीज़, अगर सपोज मैं एक पेन बना रही हूँ, ठीक है, तो अभी इसकी मैन्युफैक्चरर मैं हूँ, इसकी ओनर
मैं हूँ, लेकिन आपने मुझे पैसे दिए, आपने ये 10 रुपये का पेन खरीद लिया मुझसे, तो अब ये पेन आपका हो जाएगा। आपसे मैं छीन नहीं सकती कि भाई मैंने बनाया है, मेरा है, नहीं। आपने उस चीज़ के लिए उसका अमाउंट दिया है ना। आपने पहले वर्क किया, पैसे कमाया, फाइनली आपने अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, आपको पेन चाहिए, आपने मुझसे पेन लिया, तो अब इसकी ओनरशिप आपके पास रहने वाली है। ठीक है, मैं इसकी ओनरशिप नहीं रहने वाली, अब आप इसके ओनर हो और आपके पास ही रहेगा, क्योंकि आपने उसके लिए पे किया है। तो उसी को हम एक तरीके से पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बोल सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। डन। चलो नेक्स्ट हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। किसी किसी उसमें आपको दिया होगा बुक में प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ठीक है, सॉरी प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, एक्सपेंडिचर होता है, कहीं कंजम्पशन होता है, उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, है ना। लेकिन जैसे कि मैंने आपका देखा फ्रॉम योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू और आपके बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं PCI। ठीक है, PCI का क्या मतलब हुआ? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग। कौन बनाता है? फर्म्स बनाती है, बिजनेस बनाता है। कंजम्पशन कौन करता है? हाउस होल्ड, हम जैसे कंज्यूमर्स। जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई, जैसे कि पेन का प्रोडक्शन हुआ, हम कंज्यूम करते हैं, उसके बदले में उसको प्राइस देते हैं और हमें क्या मिलता है? पेन मिलता है। और फिर लास्ट हमारे पास रहता है इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन। जो भी मनी हमारे पास आता है हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस हम भी करते हैं, हम भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये आपकी एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? सबसे पहले ऐसा सिस्टम वेयर पीपल वर्क और पीपल गेट चांस टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ये आपको पूरा सेंटेंस ना याद होना चाहिए बाय हार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले आएगा प्रोडक्शन, किसका होता है भाई? गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, प्रोडक्शन किसका होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंजम्पशन। कौन करता है? या तो बिजनेसमैन करेगा या तो हाउस होल्ड्स करेंगे, है ना। बिजनेसमैन कैसे कंजम्पशन करते हैं? जैसे कि रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स का मैं सप्लायर हूँ तो मैंने बिजनेसेस को दिया, तो बिजनेस भी कभी ना कभी कंजम्पशन करते हैं, वो भी कंज्यूमर्स बनते हैं, है ना। सिमिलरली हम भी सामान खरीदते हैं, तो जो भी कंजम्पशन हो रहा है, कंज्यूम कर रहा है, सामान को यूज़ कर रहा है, गुड्स एंड सर्विस को, वो हम बोल सकते हैं कंजम्पशन वाले पार्ट में आता है। और प्रोडक्शन वाले पार्ट में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स होती है हमारे पास, हम उसको इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाऊँ तो भाई बिजनेस का एक्सपेंशन करते, पहले एक ब्रांच थी अब 4 ब्रांच बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है, एक तो पहले डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है। ट्रेड का क्या मतलब? जब गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि मैंने यूएसए से इंपोर्ट किया कुछ, है ना, और मैंने भी यूएसए को कुछ दिया, तो एक्सपोर्ट हुआ, तो एक तरीके से हमारे बीच में क्या हुई? ट्रेड हुई गुड्स एंड सर्विसेज की। वहीं पर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था पेन का, कि अगर ये पेन मैंने बनाया है तो मैं मैन्युफैक्चर हूँ और जब तक ये बिकता नहीं है ये राइट मेरा है ना। वंस आपने इसको खरीद लिया, इसका मुझे पेमेंट रिसीव हो गया, तो एक तरीके से ये ओनरशिप ट्रांसफर हो गई और ये पेन आपका हो गया। ठीक है, समझ आया ये वाला पॉइंट? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केर्सिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। इससे घुमा फिरा के स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आंसर आते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी मिस करना ही नहीं है। स्केर्सिटी का मतलब होता है लिमिटेड, शॉर्टेज या किसी चीज़ का लाख होना, उसको हम बोलते हैं स्केर्सिटी। ये स्केरी वाला स्केरी नहीं है, स्केर्सिटी का मतलब होता है कोई चीज़ लिमिटेड होना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट किसने बनाया किसने? इसका मुझे ज़रा नाम बता दो। क्यों आया, क्यों है इकोनॉमिक्स? स्केर्सिटी की वजह से। ठीक है, इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो स्केर्सिटी का मतलब होता है सबसे पहले लिमिटेड, शॉर्टेज होना किसी चीज़ की। तो क्या होता है कि अगर कोई चीज़, किसी चीज़ की कमी है तो बहुत ध्यान से हम उसको यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है, पेट्रोल का एग्जाम्पल दिया है, वाटर का एग्जाम्पल दिया है ना। घर में जैसे कि अगर कुछ सामान कम होने वाला है ना, जैसे कि राशन ख़त्म होने वाला है और ज़्यादा नहीं बचा है और अभी 10 दिन है नया राशन आने में, तो मम्मी में बिल्कुल एकदम लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाती हैं कि अभी 10 दिन बचे हैं, मैं चला के दिखाऊंगी। तो बहुत फूक फूक के हम कदम रखते हैं, अरे नहीं अभी 10 दिन आने बाकी हैं राशन आने में,
कोई भी कुछ भी वेस्टेज नहीं करेगा, ढंग से यूज़ करो, ढंग से ही करो। तो हम बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं, बहुत ध्यान से चीज़ों को करते हैं। वैसे इकोनॉमी में भी होता है, जब चीज़ें कमी होती है, चीज़ों की कमी होती है और भाई लोगों की इतनी डिमांड है, तो उसको कैसे पूरी करें, कैसे मैं मेक श्योर करूँ कि वो जो स्केयर रिसोर्सेज है उसको मैं बचा भी पाऊँ, मेरा काम भी हो पाए। मतलब इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ में से भी आपको बेस्ट सोल्यूशन निकालना है, उसी को हम स्केर्सिटी बोलते हैं। और उसी की स्टडी को, सोल्यूशन निकालने को, चॉइसेस मेक करने को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना पड़ रहा है? सिर्फ एक आंसर है इसका भाई, स्केर्सिटी, और कुछ आंसर नहीं है। इसी के चक्कर में हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, तो एक ऐसी कंडीशन, स्केर्सिटी ऐसी कंडीशन बोल सकते हैं दैट एग्जिस्ट व्हेन देयर आर नॉट इनफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू मीट द वांट्स एंड नीड्स ऑफ अ कस्टमर। जब सप्लाई कम होता है, शॉर्टेज होती है सप्लाई की, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है और डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, हमें बहुत सोच समझ के कुछ चीज़ें करनी पड़ रही हैं, तो वो क्या होता है कॉन्सेप्ट स्केर्सिटी का। ठीक है, चलिए, द मेन रीजन फॉर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल वर्ड, स्केर्सिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्केर्सिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन, इसका अंडरलाइन कर देती हूँ, आपकी डेफिनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। स्केर्सिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन फॉर द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। इट रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन वांट्स एक्सीड्स द अवेलेबल रिसोर्सेज। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यही आपकी डेफिनेशन होने वाली है जो आपको अपने एग्जामिनेशंस में लिखनी है। लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? चलो, सो इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन वांट्स एक्सीड्स द अवेलेबल रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने बताया कि रिसोर्सेज आपके पास कम है और आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, उसी को हम स्केर्सिटी बोलते हैं। As a result, goods are not readily available and society does not have enough resources to satisfy all the wants of its people. पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं कि हम सबकी इच्छाएं पूरी कर दें, हमारी कोशिश क्या रहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कर पाएँ। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल दिया है स्केर्सिटी का यहाँ पे पेट्रोलियम का, कि पेट्रोल जो है भैया बहुत एक तो कम में है, इसलिए उसका प्राइस भी ज़्यादा देना पड़ता है। क्योंकि सिर्फ पेट्रोल सिर्फ कम ही नहीं है भाई, स्केर्सिटी के साथ साथ उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस भी अलग अलग जगह यूज़ होता है। वो पेट्रोलियम सिर्फ हमारी गाड़ियों के लिए नहीं रहता भाई, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है। एक तो मेन ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बाद मॉडर्न पावर हो गया, वार्मिंग एंड लाइटनिंग हो गया, ग्रीसेस की तरह हो गया, पेट्रोल केमिकल्स हो गया, तो हर जगह उसका यूज़ है। तो सिर्फ उसी चीज़ के लिए नहीं है। ये ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, मिल्क का एग्जाम्पल ले लो, दही के लिए यूज़ हो रहा है, पनीर के लिए यूज़ होता है, मिठाई के लिए अलग यूज़ हो रहा है, तो हर चीज़ के लिए उसके अलग अलग यूजेस हैं। तो वो मिल्क तो इतना ही जनरेट हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि मावे के लिए अलग मिल्क बना रहे हैं हम, है ना, पनीर के लिए अलग कर रहे हैं, नहीं, मिल्क उतना ही जनरेट हो रहा है। अब तुम चूज़ करो कि इस मिल्क को आपको पीना है या इसका पनीर जमाना है, दही जमाना है, पूरा आपके ऊपर है। ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ? हाँ मुझे पता है वो पनीर जमाना नहीं होगा ठीक है, चलो समझ आया। पेट्रोल का यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है। कंसेप्ट क्लियर हुआ स्कैरसिटी का? इकोनॉमी समझ आया? इकोनॉमी क्या है? ऐसा सिस्टम जहाँ पे पीपल गेट अ चांस टू अर्न अ लिविंग। समझ आया? काम करने का मौका मिला, उस पैसे जो आए अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, और इसीलिए सब काम कर रहे हैं, इसीलिए इकोनॉमी फंक्शन कर रही है। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों भाई इतना बड़ा सरदर्द आ गया? स्कैरसिटी की वजह से, क्योंकि रिसोर्सेज कम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है उसी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस क्या होता है? चॉइस मतलब होता है कि आपको कुछ चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। अब तुम गलत चॉइस करो या अच्छी चॉइस करो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, अब अपनी सारी गलत चॉइसेस को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वापस इस पे आ जाओ। हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की इकोनॉमिक्स में, कि जैसे कि सबसे पहले बात हमने करी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड है, यानी स्केर्स हैं। ठीक है, कमी है उन चीज़ों की, लेकिन सिर्फ स्केयर नहीं है भाई, एक तो कमी है, ऊपर से ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो रिसोर्सेज क्या है हमारे? लिमिटेड हैं, और उसके ऑल्टरनेट यूजेस हैं। तो रिसोर्स के अंदर पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 2 ये है। थर्ड क्या है? वैसी कमी चल रही है, उसमें इतनी सारी दिक्कतें हैं और तुम लोग मान नहीं रहे। कौन नहीं मान रहे? हम ह्यूमंस नहीं मान रहे। हमारी जो वांट्स है ख़त्म ही नहीं हो रही। तो वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। वांट्स आर
अनलिमिटेड, और क्या है, स्केल ऑफ अर्जेंसी है, बिकॉज ऑफकोर्स नीड भी है हमें। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तीन चीज़ें आ रही हैं। पहला क्या है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी। सेकेंड पॉइंट क्या है, जो रिसोर्सेज की कमी है उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं, और इसकी दिक्कत ही नहीं है, साथ में लोगों की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होनी, मतलब क्या है, अनलिमिटेड डिमांड है। और इन्हीं सारी चीज़ों के कश्मकश में हमें चूज़ करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। समझ आया, क्लियर हुआ? ऐसे ब्यूटीफुल से डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स आप बनाना, अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा, और टीचर को भी लगेगा कि हाँ बच्चे को सब आता है। तो ऐसे आपको ग्राफ्स, एग्जाम्पल्स वगैरह सब देने ही हैं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसी लग रही है क्लास? थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पढ़ा रहे हैं क्योंकि एक रिवीजन है ना, बहुत डिटेल में हर एक टॉपिक को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। रिवीजन है, इसलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में हम चल रहे हैं। कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बने रहना है आपको क्लास में। अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी करिएगा, अपने फ्रेंड से भी करिएगा कि भाई अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। फ्लो चार्ट्स वगैरह का यूज़ ज़रूर करिएगा। ठीक है, बड़े आगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस समझ आया? ये तो हमारी लाइफ ही कश्मकश है यार, हर मोड पे चॉइसेस करनी पड़ रही हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसका स्क्रीनशॉट लेना कि लिखना कैसे, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ओके, इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस एंड हैविंग अनलिमिटेड डिमांड। अनलिमिटेड हमारे वांट्स हैं, तो क्या है इसकी लाइन, सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, यानी लोगों की जो डिमांड्स हैं बहुत अनलिमिटेड हैं, आउट ऑफ, कैसे पूरी करनी है, डिमांड तो रख दी लेकिन पूरी कैसे करें, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, उन सब के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, है ना। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। लिया? चलो नेक्स्ट है हमारे पास। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, जैसा भी उसका प्रोनाउंसिएशन हो उसमें हमें नहीं जाना है, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो जैसे कि बात कर रहे हैं हम मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये स्टडी है बेसिकली, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी, कि चीज़ों की कमी में जो आप चूज़ करते हो कि क्या करना चाहिए। इकोनॉमी में हम चूज़ कर रहे हैं कि क्या ऐसा करें कि हमारी इकोनॉमी अच्छे से बढ़े, आगे बढ़े, सब चीज़ें से अच्छे से चले, वो क्या चॉइस है हमारी इकोनॉमिक्स की, उसी को हम स्टडी करते हैं, समझते हैं। सो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, ठीक है, दैट स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेट यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो अगेन सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, पूरा स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट बार बार हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सब। डन? चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो हमने तीन चीज़ें पढ़ी, क्या क्या पढ़ा, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, उसके ऑल्टरनेटिव नीड्स हैं, साथ ही में क्या चीज़ें हैं कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, ये हमारा क्या एक तरीके से प्रॉब्लम किस तरीके की है कि कैसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करें। लेकिन अब जो हम प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं हम उसको बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अराउंड बाकी सारा चीज़ें रिवॉल्व करती हैं। तो जब तक ये तीन चीज़ें नहीं होती बाकी सारे प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला है हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसको बिल्कुल याद रखना है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट है व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, साथ में आप लिखो इन व्हाट क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड हमारे पास आता है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। लास्ट हमारे पास जो आता है यहाँ पे फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है,
है, क्लियर। ये 3 क्वेश्चंस का हमें आंसर करना है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है। सेकंड है हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस, आपने पहले डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे क्या बनाना है, फिर आपका सेकंड क्वेश्चन होने वाला है कि भाई कैसे बनाना है, और थर्ड होना है कि बनाना किसके लिए, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज स्केयर हैं, सबकी वांट्स तो मैं फुलफिल कर नहीं सकती, तो पहले तो मैं सोचूंगी कि मैं क्या बनाऊं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, सेकंड में सोचूंगी कि बनाऊं कैसे, और थर्ड क्वेश्चन मेरा ये होने वाला है कि भाई किसके लिए बनाऊं, क्योंकि 100 लोग मांग रहे हैं लेकिन 100 लोग की डिमांड नहीं कर सकती, मैं 60 लोग की कर सकती हूँ, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि वो 60 लोग कौन होने वाले हैं, उसी का जो डिसीजन होता है वो डिसाइड होता है हमारे पास और होम टू प्रोड्यूस में। ठीक है, तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम्स में आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, लिया, डन। समझ आ रहा है सब चीज़ें। चलो, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है, डिसाइडिंग टू एलोकेट रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन डिफरेंट गुड्स। आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको क्या बनाना है, लग्जरी गुड्स बनाना है, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स बनाना है, आपको मिलिट्री गुड्स बनाना है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, आप किस बेसिस पे आप चूज़ कर रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे चूज़ कर रहे हो, सोसाइटी को क्या चाहिए उस पर यूज़ कर रहे हो, डिमांड क्या है उस पर चूज़ कर रहे हो, तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू प्रोड्यूस। सेकंड हमारे पास आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में आता है आपको कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, क्या टेक्निक यूज़ करोगे। 2 तरह की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट हमारे पास होता है और होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए बना रहे हो, यानी एंड यूजर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके अलावा और कोई स्क्रीनशॉट अभी नहीं लेना है आपको ये वाले टॉपिक का। डन, इसी में हर एक चीज़ बहुत रिवीजन फॉर्मेट में दी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन आता है ना हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस में, आपको याद रखना है, आपको ये भी देखना है इन व्हाट क्वांटिटी। पहले आपने चुना कि ठीक है मुझे क्या बनाना है, सपोज मुझे पेन्स बनाने, कितनी क्वांटिटी में बनाना है आपको ये भी देखना रहेगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है। 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं, लिट एंड सिट, मैं इसको लिट एंड सिट बोलती हूँ। ठीक है, लिट एंड सिट। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इस तरीके से आपको अपने एग्जामिनेशन में नहीं लिखना, पूरा फुल फॉर्म लिखना है। LIT का मतलब होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और CIT का मतलब होता है कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक्स। यहाँ पे भी लिखा हुआ है लेबर इंसेंटिव एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, अगर लेबर ज़्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है, लोग काम करने वाले ज़्यादा हैं, जैसे कि पॉपुलेटेड कंट्री है हमारी इंडिया, तो हमारे पास बहुत सारा लेबर अवेलेबल है, तो हम ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करने वाले हैं जहाँ पे ज़्यादा लेबर लगे, ताकि उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले और इकोनॉमिक ग्रोथ हो हमारी। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है। अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी, वो काम नहीं करेंगे, उनके पास पैसा आएगा ही नहीं, तो वो खर्च कैसे करेंगे, तो आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं और द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यूजली जैसे कि जहाँ पे कम पॉपुलेटेड वाले स्टेट्स हैं, है ना, कम पॉपुलेटेड वाली कंट्रीज़ हैं, वो उसको ज़्यादा यूज़ करती हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास लोग कम है तो आप मशीनरी वगैरह का यूज़ कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या आ गई, मॉडर्नाइजेशन की वजह से ऑफकोर्स मशीन ज़्यादा अच्छे से काम कर लेते हैं किसी किसी मैटर्स में, तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ रहा है, तो एक मेजर प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स में जिसको हम डील कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबर इंटेंसिव है, लोग खुद से सारी चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ पे मशीन्स के थ्रू काम हो रहा है इन कैपिटल इंटेंसिव। समझ आया, आगे बढ़े। चलो, लास्ट हमारे पास इसमें आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बना रहे हो। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, अपने एंड यूजर्स की बात कर रही हूँ, जो एंड में आपका कंजम्पशन करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। जैसे कि दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल विद इन द इकोनॉमी। जैसे कि मैंने बताया था कि 100 लोग को चाहिए, 100 लोग में से मैं सबकी पूरी नहीं कर सकती, डिमांड सिर्फ 60 लोग की कर सकती हूँ, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि वो 60 लोग कौन होने वाले हैं। तो ये तो बहुत छोटा फिगर दिया मैंने 100 का, यही करोड़ में होता है, लैक्स में होता है व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ होल इकोनॉमी। ठीक है, चलिए ग्रेट। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी कौन कौन सी हैं, याद होनी चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। याद हो जाएंगी सबको, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को आंसर करने में। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन इससे बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप बोलोगे मैम आप तो सब पे स्टार लगा रहे हो, बेटा है ही इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 1 आपका इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, मैं बल्कि आई बिलीव कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा ट्रिकी है एज़ कम्पेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स।
ठीक है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा, क्योंकि हम ऑलरेडी उसके बारे में टर्मिनोलॉजीज जैसे कि बजट हो गया, बैंक्स हो गया, इन सब के बारे में डेली बेसिस पर सुनते रहते हैं ना, तो वर्ड्स हमें एकदम से दिमाग में ऐसे हैवी से नहीं लगते कि ये क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डेली बेसिस पर सुने नहीं होते, इसलिए थोड़ा ना डिफिकल्ट होते हैं। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स पे भी आपको उतना ध्यान देने की ज़रूरत है ना। 12th का बाद में सोचिए, पहले 11th निकालना है हमें, है ना। आप सोच रहे हो कि 11th में बोर्ड नहीं है, जाने दो, ऐसे नहीं चलेगा भाई। अगर आप 11th ही नहीं निकाल पाए तो 12th कैसे पहुँचोगे, ये भी तो सोचो। तो आपको हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब होता है, एक चांस, एक ऐसा चांस जो मेरे लिए बहुत अच्छा कर सकता है कुछ, तो वो होता है अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये एक लाइफ है ना, यहाँ पे हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, तो उसका मतलब हो गया कॉस्ट। तो मतलब चांस का एक तरीके से कीमत चुकाई। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, दो मेरे पास हैं, ठीक है। एक इनके पास भी ऑप्शन है, जैसे कि इनको दो चाहिए, है ना, पिज्ज़ा भी चाहिए, बर्गर भी चाहिए। अब पैसे आपके पास 50 रुपीज़ ही हैं। अब खुश मत हो जाना, मैं 50 रुपीज़ में कहाँ पिज्ज़ा मिल रहा है, बस बात को समझो कि मैं क्या कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ठीक है। 50 रुपीज़ है मेरे पास, या तो आप बर्गर ले सकते हो या तो आप स्मॉल साइज़ पिज़्ज़ा ले सकते हो। दोनों ही चाहिए आपको, दोनों को ही, मतलब क्रेविंग हो रही है कि मुझे दोनों चाहिए। लेकिन आपको ना किसी एक चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर आपको कोई एक चीज़ खानी है। तो सपोज आपने ए चुन लिया कि ठीक है भी, आज बर्गर खा लेता हूँ, अब बाद में पिज्ज़ा कभी फिर खाऊंगा। तो आज आपने क्या सेक्रीफाइस कर दिया, पिज़्ज़ा सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, ठीक है। लाइफ में भी हम काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं और दूसरी चीज़ को चूज़ करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है हमारे लाइफ का ही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, एक पर्टिकुलर लाइन है इसकी जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। इसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। मैम अभी क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा, अब समझते हैं, ठीक है। एक बहुत क्विक एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। 3 ऑप्शन हैं, अभी तो 2 ऑप्शन का समझाया। हाँ मैम एक को चूज़ किया तो दूसरा रह गया, तो वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। नहीं, आपको उससे ज़्यादा का समझाते हैं। ए, बी एंड सी, मेरे पास 3 जॉब ऑफर्स आए सपोज, ठीक है। एक आया मेरे पास 70,000 का, एक आया मेरे पास 80,000 का, और एक मेरे पास आता है 75,000 का सपोज। 3 मेरे पास ऑप्शंस हैं, और जो मेरा डिसीजन मेकिंग है वो उस बेसिस पे है कि मुझे कौन सी सबसे ज़्यादा कंपनी सैलरी देने को रेडी है। तो भाई मैंने चूज़ किया बी, कि भाई मुझे 80,000 दे रही है, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगा, तो मैं तो यही ले रहा हूँ। लेकिन आपने सेक्रीफाइस क्या कर दिया, आपने ए को भी सेक्रीफाइस कर दिया, आपने सी को भी सेक्रीफाइस कर दिया। तो क्या दोनों ही मेरे हो जाएंगे, क्या दोनों ही ऑप्शंस मेरे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएंगे? नहीं, यही आपको समझना है। जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, सब समझाते हैं कि जो आप सेक्रीफाइस करते हो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है, लेकिन वो आधी इन्फॉर्मेशन है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है एक तो जो चीज़ आपने सेक्रीफाइस करी, पहला उसका पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो भी आप सेक्रीफाइस करो या जितने भी टर्म्स आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, उनमें से भी जो कौन सा सबसे अच्छा है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। यहाँ पे जैसे कि 70,000 भी है और यहाँ पे 75,000 भी है, तो इन दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है? 75,000 वाला। तो ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होने वाला है, ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होने वाला है। मतलब आपने जो सेक्रीफाइस किया उसमें से भी जो सबसे बेटर ऑप्शन था, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, फॉरगॉन मतलब टाटा बाय बाय कर दिया, जाने दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा था भाई? इन दोनों में से ऑप्शन नंबर सी मेरे लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था। तो सी मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, ए नहीं होगा। सारी चीज़ें तो सेक्रीफाइस करी, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। जो आप चूज़ करा है आपने, उसके बाद जो सबसे अच्छा होने वाला है उसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। एक बार इसका जल्दी से आप सबसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली लाइन को तो बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डिट्टो इसको आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक है। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो सब, ठीक है। समझ आया? एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हो, ए बी सी वाला ऑप्शन देके एग्जाम्पल दे देना, उसी से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिकॉज ये छोटा टॉपिक है ना, तो आपसे हमेशा ही पूछेंगे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विद एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल को मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो आप सब। Dheeraj is working as a sales manager at a salary of rupees 1 lakh per month. He received 2 more job offers. He got an offer of 70,000 from Reliance Industry and an offer of 85,000 from Tata Industry. What is his opportunity cost for working as a sales manager? अब आप डिसाइड करो।
अब देखो, मैं आपको जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम पढ़ रहे हैं ना, तो यूजली कि मॉनेटरी टर्म्स में पढ़ रहे हैं, जैसे कि इन सारे एग्जांपल्स में हम देखेंगे भाई कौन सी सैलरी अच्छा दे रहा है, उस बेसिस पे कर रहे हैं। पर ये अगर इकोनॉमिक्स की, रियल लाइफ इकोनॉमिक्स की बात करें, तो सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबकी कंडीशंस अलग होती है, तो सबका चूज़ करने का अलग तरीका होता है। कोई सैलरी के बेसिस पे जॉब ऑफर चूज़ करता है, कोई लोकेशन बेसिस पे करता है, कोई घर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखता है ना, तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम देख रहे हैं कि भाई सैलरी बेसिस पे या मॉनेटरी टर्म्स में कौन सा बेहतर है। समझ आया? मुझे पता है ये वाला डाउट सभी के दिमाग में आया होगा, इसलिए मैंने सोचा मैं क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है अगेन। एक है हमारे पास 1 लाख वाला, ठीक है, एक है हमारे पास ऑप्शन 70,000, और एक मेरे पास ऑप्शन है 85,000 का। सबसे बेहतरीन कौन सा है भाई? 1 लाख वाला, नो डाउट। तो 1 लाख हमने चूज कर लिया। अब इन दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है? 85,000 वाला। तो ये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। समझ आया? कोई दिक्कत? क्या ये एग्जाम्पल लिखना है आपको? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि रिवीजन क्लास है उसके बावजूद भी कि ज़्यादा एग्जांपल्स दे पाऊँ, ताकि आपके दिमाग में हर एक चीज़ फिट हो जाए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको पहले हम थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। यहाँ पे जहाँ पे हम बात करने वाले हैं पीपीसी की। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पीपीसी की, तो इसका एक और नाम होता है पीपीएफ। अब कुछ बच्चे ऐसे जो पहली वीडियो है वो बोलेंगे मैम पीपीसी पीपीएफ क्या होता है? तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले उसको देखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे भाई पीपीएफ पीपीएफसी क्या होता है, इसके हम अजम्पशंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है इसका ग्राफ भी पढ़ेंगे हम, और साथ में हम पढ़ने वाले हैं शिफ्ट एंड रोटेशन। ठीक है, तो ये बहुत सारी टॉपिक्स को हमें कवर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट? सबसे पहले पीपीसी की अगर मैं बात करूं तो इसका कर्व कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए कि कुछ इस तरीके से कर्व बनता है। क्यों बनता है, किस लिए बनता है, अभी हम पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना पता होना चाहिए कि ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है, इस तरीके से पूरा हम ग्राफ को बनाते हैं। तो ये आपका क्या है? पीपीसी का ग्राफ है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, उसके वर्ड में ही छुपा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, कि हमें पता है कि रिसोर्सेज क्या हैं, उसकी कमी है। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, उस कम रिसोर्सेज में से आप कितना अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हो, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में या फ्रंटियर में। अब इसमें बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं। अजम्पशंस क्यों होते हैं इकोनॉमिक्स में? क्योंकि रियल लाइफ इकोनॉमिक्स डिफरेंट तरीके से वर्क करती है। अभी हम बहुत बेसिक लेवल पे चीज़ों को सीख रहे हैं, हमारा स्टार्टिंग है, इसलिए आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ों को कॉन्स्टेंट या अजम्पशंस बनाए गए हैं, ताकि पहले आप बस ये इन सारी चीज़ों को समझो, फिर जैसे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आने लगेंगे आप इसको अपने रियल लाइफ सिचुएशन में भी लगा सकते हो। लेकिन सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमने इसको शॉर्टन करने के लिए हमने डिसाइड किया है कि अजम्पशंस आपके होंगे, इसलिए चाहे वो मैक्रो हो माइक्रो हो, अजम्पशंस बहुत सारे रहने वाले हैं। तो अजम्पशंस भी इंपॉर्टेंट है, उनको स्किप नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को हम क्या क्या बोलते हैं। तो पहले तो पीपीएफ बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं पीपीसी, दूसरा नाम है इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोलते हैं। लेकिन आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो एमसीक्यू के फॉर्मेट में कभी हो सकता है कि आपसे पूछ ले, लेकिन अधिकतर आपको पीपीसी और पीपीएफ से ही पूछते हैं। तो ये दोनों नाम याद रहने चाहिए जब आपका एग्जामिनेशन हो, क्विक रिवीजन इन सारे पॉइंट्स का भी कर लेना कि हो सकता है एमसीक्यू में आपसे पूछ लें। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कुछ अजम्पशंस हैं जो हम देखेंगे। व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ पीपीएफ? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहला अजम्पशंस है यहाँ पे, पहले तो हम सिर्फ 2 गुड्स की स्टडी करेंगे। ऐसा क्यों मैम?
इकोनॉमी में से 2 गुड्स तो बनते नहीं, बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट हैं आप। लेकिन अभी मैंने समझाया आपको कि अजम्पशंस क्यों हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कॉन्सेप्ट हमें समझ आ पाए, इसलिए हम सिर्फ 2 गुड्स लेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें रहेगा कि रिसोर्सेस हैं आपके, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों क्या रहने वाले हैं, फिक्स्ड, ठीक है। थर्ड पॉइंट एक तरीके से याद रखो, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात कर रही हूं, ये दोनों फिक्स्ड हैं बट ट्रांसफर कर सकते हो। क्या है इसका मतलब ये मैं बताऊंगी, ठीक है, दैट यू कैन ट्रांसफर इट। तो यहाँ पे अब एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। जैसे कि मैंने बोला रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी दोनों आपकी फिक्स्ड रहने वाली है, मतलब हम चीज़ों को फिक्स्ड रख रहे हैं ताकि हम उसका कंपैरिजन कर पाएँ और समझ पाएँ। 2 गुड्स लेंगे और उसमें क्या करने वाले, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी को हम फिक्स्ड रखेंगे, लेकिन हम उनको शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 गुड्स बना रही हूँ, गन और बटर, 2 गुड्स मैंने बनाए, है ना। तो हो सकता है कि जैसे कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, कभी मैं इधर लगा लूँ गन में और कभी मैं बटर में लगा लूँ, मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, एक इसका एक दिक्कत ये है, ट्रांसफ़र तो मैंने कर दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ गन बनाने में अच्छी है वो बटर बनाने में भी अच्छी हो। भाई दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं, हो सकता है कि इतना ज़्यादा अच्छे उससे वर्क नहीं करे। तो वही मेरा अजम्पशन है कि क्या है कि अगर मैं किसी रिसोर्स या टेक्नोलॉजी को गन से बटर में शिफ्ट करूँगी या बटर से गन में शिफ्ट करूँगी, दोनों गुड्स के बीच में, तो हो सकता है जो मेरी प्रोडक्शन लेवल है वो कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इक्वली एफिशिएंट नहीं है, ये वाला पॉइंट है। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर ऑल प्रोडक्ट्स लीडिंग टू डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी व्हेन ट्रांसफर, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि सपोज मैं बहुत ही अच्छी हूँ, स्पीकर हूँ, मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, है ना, और बहुत अच्छा बोलती भी हूँ, तो मेरी क्वालिटी है कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है, मेरी रिटर्न स्किल्स अच्छी है, ठीक है, दैट इज़ गुड। सडनली आप मुझे एकदम फाइनेंस वाला काम दे दोगे तो ये मेरा स्किल सेट से तो बिल्कुल अलग है। भाई मैं तो बोलने में अच्छी हूँ, लिखने में अच्छी हूँ, यहाँ पे फाइनेंस की कहाँ से बात आ गई। तो क्या होगा, अगर आप मुझे शिफ्ट भी कर देते हो ना, तो भी मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं करूंगी भी तो जितना अच्छा मैं आपको काम अपने बोलने के से और अपने लिखने से दे रही थी, वो हो सकता है इसमें मैं ना पाऊँ। तो उसी का मतलब ये कह रहे हैं, जब हम शिफ्ट करते हैं ना 2 कमोडिटीज़ के बीच में, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी को, तो मेरा प्रोडक्शन लेवल गिरता है। वही हमने बात करी है। लेकिन हाँ, आपको रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी को जितनी है सब लगा देनी है। फुल्ली एम्प्लॉयड या फुल्ली यूटिलाइज का मतलब है कि देखो आपके यहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 को 10 को काम देना है, आपको पूरा एम्प्लॉय करना है। मशीन्स हैं सारी की सारी एम्प्लॉय करनी है, ऐसी नहीं कि पड़ी हैं चली नहीं रही, ऐसा नहीं चलेगा। जो आपकी रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी है पूरी की पूरी फुल एम्प्लॉयड होनी चाहिए। शिफ्ट करोगे तो प्रोडक्शन लेवल गिरना चाहिए, आपके 2 गुड्स होने चाहिए और रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी फिक्स्ड होने चाहिए। यही बस 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने ना जितना भी कोशिश किया कंटेंट बनाने का कि आपको बहुत सिंपल इंग्लिश में प्रोवाइड करूँ, टू द पॉइंट प्रोवाइड करूँ, क्योंकि बुक्स में ना ऐसे पैराग्राफ्स वगैरह में देते थे तो देख के घबराहट होने लगती है, फिर पढ़ेंगे कहाँ से बाद में, पहले घबराहट हो जाती है। तो वैसी बुक खोलने का मन नहीं करता, और वैसी जैसी खोली आपने इतना सारा बड़ा पैराग्राफ देखा, वैसे ही घबरा गए। तो वो मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत पॉइंट्स में लेके आई हूँ। एग्जामिनेशन में भी कोशिश करना, जैसे कि आप घबराते ना बेटा कॉपी देख के, इतने सारा पैराग्राफ है, ना कोई ग्राफ है ना कोई फोटोग्राफ है, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा। वैसे ही आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पेपर भी लिखते हो ना, तो ऐसे इन्विजिलेटर को भी मज़ा नहीं आएगा कि क्या लिखा है बच्चे ने, अपनी कहानी लिख दी होगी ग्राफ में। इसलिए आपको समझना है पैराग्राफ में कि पैराग्राफ से मत लिखो, नोट्स आप बना रहे हो तो पॉइंट वाइज लिखो, वैसे आप एग्जामिनेशन में भी लिखना, टू द पॉइंट एक्सप्लेन करना सीखिए, अच्छे से ग्राफ्स बनाना सीखिए, अच्छे से हर एक चीज़ को लिखिए, ठीक है, गुचड़ पुचड़ कुछ भी नहीं करना है। तो 5 असम्पशन लिखे। अब इसी के बेस पे एक शेड्यूल हम बनाने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाले वीडियो में नहीं, लेकिन मैंने आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उस वीडियो में पूरा मैंने बताया है कि इस वीडियो को जो हमारा शेड्यूल है उसको कैसे याद रखना है और कैसे हम 2 मिनट के अंदर बना सकते हैं। फिलहाल हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमने सबसे पहले क्या बात करी थी भाई, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो पहले तो हम देखेंगे प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ मैंने निकाली मैम, हमने निकाली ABCDEFG, ये हमारी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। पूरे 7 यूनिट्स हैं हमारे, मतलब 7 तरीके से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओनली 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं मैम। एक है हमारे पास गन और एक हमारे पास है बटर, ठीक है।
मैंने क्या बोला, आपके पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी उतने ही हैं, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, गन में कितना लगाना है, बटर में कितना लगाना है। तो पहले आपने क्या बोला कि मैंने सब गन में लगा दिया, तो सब मैंने गन्स में लगा दिया, तो मतलब यहाँ पे ज़ीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने पढ़ाया था आपको, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसी का जो रेशो होता है वो होता है MRT। एक बार इसको समझा देते पहले, फिर हम इस ग्राफ पे आएंगे ताकि आपको समझ आए, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, MOC क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही होता है एक तरीके से, लेकिन मैम ये M क्या आ गया, M का मतलब होता है बेटा मार्जिनल, और मार्जिनल का क्या मतलब होता है, वन एडिशनल यूनिट। तो जब भी मार्जिनल वर्ड आप देखो ना पूरे इकोनॉमिक्स में, जहाँ पे भी मार्जिनल आए उसका मतलब है वन एडिशनल यूनिट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस, कि अगर आप एक को चुनते हो तो दूसरे को आपको टाटा बाय बाय करना पड़ता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो वैसे ही क्या होता है, मैंने क्या बोला, हम गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं गन से बटर में, तो अगर मैं गन्स में पूरा अभी एम्प्लॉय कर रही थी, अब मुझे बटर बनाना है, तो मुझे गन्स को थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, मतलब एक को सेक्रीफाइस करके दूसरे को गेन करना पड़ेगा ना, एक की बलि चढ़ानी पड़ेगी, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करना पड़ेगा। तो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं MOC, रिफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट, यानी एक और यूनिट बनाने के लिए मैं कितना सेक्रीफाइस कर रही हूँ, उसी को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। इन केस ऑफ PPF, MOC इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इसको हम MOC बोलते हैं। MOC इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि हमें एक कमोडिटी को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और ये रियलिटी है, इसलिए जो हमारा MOC है यानी सेक्रीफाइस जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। समझ आई ये बात? चलो अब हम आते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे, जो हमने ग्राफ में जब शेड्यूल देख रहे थे उसमें देखा था ना। अच्छा देखो, आपको शेड्यूल और ग्राफ के बीच में डिफरेंस पता है, मैं शेड्यूल बोलूँ या शेड्यूल बोलूँ, ये इसका मतलब होता है टैबलरी फॉर्म, है ना, टेबल के फॉर्म में आप प्रेजेंट कर रहे हो डेटा को, और वहीं पर अगर ग्राफ की तरह कर रहे हो तो उसको मैं क्या बोलूँगी आपको, ग्राफ कर्व, है ना। समझ आया? इनकेस अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता हो तो मैंने बता दिया है। अब जो MRT होता है ना, वो बेसिकली MOC का रेशियो होता है, सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय गेन, ठीक है। डेल्टा, ये डेल्टा होता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। तो चेंज इन सेक्रीफाइस एंड चेंज इन गेन का मतलब होता है हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था भाई कि पूरे के पूरे हमने सबसे पहले अपनी रिसोर्स और टेक्नोलॉजी गन्स में लगा दी थी, तो मुझे सेक्रीफाइस किसको करना पड़ेगा, मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा गन्स को, और मैं गेन किसको करूँगी, बटर को, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बटर बनाने की कोशिश करूँगी, सेक्रीफाइस करके किसको, गन्स को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सभी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है दैट MRT इज द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइसिंग वन यूनिट ऑफ अ कमोडिटी टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी को हम MRT बोलते हैं, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। बस इतना याद रख लो, सेक्रीफाइस अपॉन गेन, ठीक है, उसी से याद हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग बैक टू हमारा टेबल, ठीक है। ये टेबल है हमारे पास, हमने देखा था टोटल इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं। जितने भी गुड्स थे हमारे, 2 गुड्स थे, गन और बटर, दोनों के लिए सबसे पहले जितना भी रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी था मैंने पूरा का पूरा गन्स में लगा दिया। गन्स पे लगाया तो मतलब ज़ीरो प्रोडक्शन हुआ हमारे पास बटर का। हमने क्या डिसाइड किया, ऐसे नहीं चलेगा, कॉम्बिनेशंस देखने ना कि जिसमें अच्छा हो पाए, तो थोड़ा थोड़ा बटर को भी देना शुरू करो। तो मैंने क्या किया, एक सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया यहाँ पे 1, और गेन कितना किया मैंने 21 से मैं 20 पे आ गई। और लेकिन बटर की बात करूँ तो भाई पहले 0 लेवल पे थी, अब 1 लेवल पे आ गई, तो मैंने गेन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट अगेन बटर मैंने क्या किया, 2 पे बना दिया, मतलब एक और गेन किया। सेक्रीफाइस कितना किया, पहले मैं 20 गन बना रही थी, अब मैं सिर्फ 18 गन्स बना रही हूँ, तो मैंने 2 पे आ गई। वैसे ही 18 से मैं 15 पे आ गई, फिर 15 से मैं 11 पे आ गई, 11 से 6 पे आ गई, 6 पे 0 पे। कहाँ मैं 21 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी, अब मैं सीधे 0 पे आ गई, मतलब मैंने सब दे दिया बटर को। तो बटर ने धीरे धीरे गेन किया, पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। अब देखो मैंने सेक्रीफाइस कितना ज़्यादा किया, 1 2 3 4 5 6। आप रेशो देखो, 6 गन को सेक्रीफाइस किया, उसके बाद भी सिर्फ एक ही बटर बन पाया। क्यों? 5वां अजम्पशन,
रिसोर्सेज को आपने शिफ्ट तो कर दिया, गन्स जितना भी प्रोड्यूस कर रहे थे आपने शिफ्ट तो कर दिया बटर बनाओ अब, लेकिन वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। क्यों? इसी का मतलब होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है, MRT हमारा इंक्रीज हो रहा है। दोनों ही केसेस में MOC एंड MRT जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी जितना गन्स बनाने में अच्छी है उतना बटर बनाने में अच्छी नहीं है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना है। जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई मैं बोलने में अच्छी हूँ, लिखने में अच्छी हूँ, मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल अच्छी है, तो उसका काम मैं 5 मिनट में कर देती थी, 5 मिनट में हो जाता। लेकिन आपने जो फाइनेंस में डाल दिया, अब मेरे कुछ समझ ही को नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, बैठी हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, मैं लोगों से पूछ रही हूँ क्या करना है, कैसे करना है। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति को वहाँ लगाते हैं जिसको ऑलरेडी फाइनेंस का काम होता, तभी तो वो काम हो भी जाता। लेकिन कंपनी ने क्या बोला कि आप इधर के एम्प्लॉय हो, आपको सब आना चाहिए, तो मैं कर रही थी। लेकिन क्या हो गया, मेरा ये वाला काम भी नहीं हुआ और उधर मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। वैसे ही इकोनॉमिक्स में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गन्स को सेक्रीफाइस करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। हमने गेन ज़रूर किया, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो ये पूरा आपने जो अभी डेटा बनाया ना, उसका कर्व ऐसा बनता है। कैसे बनाओगे? सबसे पहले यहाँ लिखोगे बटर, यहाँ लिख दो गन, ठीक है, ये हो गया y, ये हो गया x। अब आप जब मार्क करोगे ना तो कुछ इस तरीके से आपका कर्व बन के आएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है। एट 0 लेवल ऑफ बटर आउटपुट हम लोग 21 प्रोड्यूस कर रहे थे, फिर 1 पे हमने कितना प्रोड्यूस किया भाई, इतना प्रोड्यूस किया, फिर 2 पे मैंने इतना। तो एक तरीके से हमारा क्या हो रहा है, हम नीचे गिर रहे हैं। नीचे गिरने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड। तो हमारा क्या हो गया? स्लोप या कर्व। कर्व का पैटर्न क्या हो गया, शेप क्या हो गया? डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। इतना समझ आया? सेकंड पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे? अब देखो, इसका पॉइंट समझाती हूँ। ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं। एक होता है शेप कॉनकेव, ठीक है, एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव में क्या आता है, इसका देती हूँ मैं आपको, ठीक है। कॉनकेव में आता है ये, केव की तरह गुफा बनती है ना, तो आप समझ जाओ कि ये ऐसा है, ऐसे याद रखा है मैंने। इसी का अपोजिट होता था कॉन्वेक्स, क्योंकि भाई मेरे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता था, मुझे याद नहीं होता था, तो मैंने इस तरीके से अपना कुछ भी लॉजिक लगाया अटपटा, ताकि मुझे याद रहे बस। ठीक है, तो अगर आपको भी ऐसे याद रखना है कि कौन केव में आता है, केव, केव ऐसे बनती है भाई, तो इसलिए ये वाला जो पोर्शन है कौन केव का पार्ट है। समझ आया इतना? इससे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। चलो, हम कहाँ पे थे? यहाँ पे। तो जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि भाई पीपीएफ जो है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है पहले तो, और ये ऐसा ही क्यों बन रहा है? डाउनवर्ड तो कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ही क्यों बन रहा है, कॉनकेव शेप में क्यों बन रहा है? तो भाई इसका आंसर है कि हमारा जो एमओसी है और एमआरटी है वो दोनों इंक्रीजिंग हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ का देखते हैं। सबसे पहले हम एमओसी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, एमआरटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गया। अब आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ। इससे आपका क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। आपसे पीपीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट पूछेंगे, अजम्पशंस बताओ, ग्राफ बनाओ, स्केड्यूल बनाओ, साथ में उसका कंक्लूजन भी दो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताओ। बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है इस पर, इसलिए इसको स्किप नहीं करना। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? समझ आया? चलो, स्लोप्स डाउनवर्ड मैंने आपको बताया। डाउनवर्ड क्यों होता है भाई? क्योंकि रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी आपने जो शिफ्ट करी हैं वो इतने अच्छे से काम नहीं कर रही, इसलिए आपका प्रोडक्शन लेवल गिर रहा है। प्रोडक्शन लेवल गिर रहा है तो ग्राफ भी गिरेगा। कैसे गिरेगा? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। पढ़ लो इसको एक बार। द पीपीएफ शोज द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विद अवेलेबल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। दो गुड्स, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, उसको ट्रांसफर किया। प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन यूनिट रिक्वायर्स प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ अनदर, मतलब एक को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इसलिए लेफ्ट टू राइट है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सेकंड जो पॉइंट है ये आपका जो है कॉनकेव है। कॉनकेव का क्या मतलब होता है? केव मैंने बताया ना, कॉनकेव गुफा है ना, तो इस तरीके से बनना है इसका कर्व। तो कॉनकेव है, इसका मतलब ये होता है इस तरीके से। तो कॉनकेव क्यों है भाई? क्योंकि हमारा मार्जिनल रेट ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंक्रीजिंग है। क्यों इंक्रीजिंग है? एक चीज़ को गेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है।
अब देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन ये बनता है, वैसे आपके सिलेबस में तो यही आपको दो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे उन्होंने बताया कि क्या जो आपका पीपीएफ है वो कॉन्वेक्स हो सकता है, क्या आपका जो पीपीएफ है वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज है। कब होगा कॉन्वेक्स, कब होगा जब अपोजिट होगा। अभी क्या हो रहा था भाई, एमओसी हमारा इंक्रीज हो रहा था, तो अगर आपका एमओसी डिक्रीज हो रहा है या एमआरटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब आप गेन अच्छा खासा कर रहे हो, आपका अच्छा चल रहा है सब चीज़ें, तो मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, आपका गेन अच्छा हो रहा है, यानी एमओसी और एमआरटी आपका गुड है, और लेकिन कम सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, लेस है, इंक्रीजिंग नहीं है, ये डिक्रीजिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। स्ट्रेट लाइन कब बनेगा, जब हमारा एमआरटी क्या रहेगा, कांस्टेंट, जितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतना ही गेन कर रहे हैं, उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन जो आपकी इकोनॉमिक्स इस तरीके से वर्क नहीं करती, एक चीज़ को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, तो इसलिए यूजुअल केसेस में आपका एमओसी जो रहता है हमेशा इंक्रीजिंग ही रहता है, एमआरटी हमेशा इंक्रीजिंग ही रहता है, इसलिए आपका जो कर्व है हमेशा क्या बनता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। लेकिन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि अगर एमआरटी कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और अगर एमओसी डिक्रीजिंग है या एमआरटी डिक्रीजिंग है तो उस केस में कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनेगा। तो अभी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टीज़ है मैम, डाउनवर्ड स्लोपिंग है और कॉनकेव टू द ओरिजिन है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी क्या है, हमेशा एफिशिएंट नहीं होते, जब आप शिफ्ट करते हो तो प्रोडक्शन लेवल गिरने लगता है। एमओसी और एमआरटी हमारा इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो गेन वन एडिशनल यूनिट, मार्जिनल की बात हो रही है ना, तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है, वन एडिशनल यूनिट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इसलिए हमारा जो है ये कॉनकेव है। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि एमआरटी इंक्रीजेस बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, इसका ये आंसर पता किसका है, अब लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाई एमआरटी इंक्रीजेस। डन, बढ़े आगे, चलो गुड। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन इस पे क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। क्या सिचुएशन है यहाँ पे, आपने पीपीसी बनाना तो सीख गए अब तक, तो कैसे बनता है, ऐसे बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉनकेव टू द ओरिजिन। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स बता रही हूँ इसके, जैसे कि ये पॉइंट्स हैं, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी, ये पॉइंट्स हैं मेरे, तो जो भी पॉइंट्स मेरे ऑन द ग्राफ है, इसको मैं बोल सकती हूँ कि आपने अपने जो अजम्पशंस थे बहुत अच्छे से यूज़ किए। हमारे अजम्पशंस क्या क्या थे, 5। सबसे पहला क्या, रिसोर्सेज फिक्स्ड, सेकंड क्या, टेक्नोलॉजी फिक्स्ड, थर्ड क्या, सिर्फ 2 गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए, फोर्थ क्या है, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी आपको पूरे यूटिलाइज करने, 10 लोग हैं 10 के 10 को लगाओ, 10 मशीन है 10 की मशीन लगाओ, पूरी की पूरी लगाओ, जो है पूरा यूज़ करो। ठीक है, और लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि रिसोर्सेज को जब आप शिफ्ट करते हो, टेक्नोलॉजी को जब आप शिफ्ट करते हो एक दूसरे में, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन लेवल गिरता है। तो क्या था हमारा फोर्थ पॉइंट, कि रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी को पूरा यूटिलाइज करना है। तो अगर आप पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, उसमें कमी है, आपने अपने अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, तो उस केस में जो रहता है मेरा ये वाला पॉइंट जो रहता है, इसको हम बोलते हैं अटेनेबल बट इनएफिशिएंट, मतलब आपने अपने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को ढंग से यूटिलाइज नहीं किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट अंदर है पीपीसी के, वहीं पे अगर ऑन द पीपीसी है मतलब आपने अपना काम बहुत अच्छा किया है, वेल डन। और अगर बाहर की वर्ल्ड की बात करूं कि ये पॉइंट वो होता है जो आप अटेन नहीं कर सकते, मतलब बाहर है पीपीसी के, मतलब जो भी बेस्ट हो सकता था वो तो हम कर ही रहे हैं, तो इसके अलावा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। वो बाद में पॉसिबल हो पाएगा जब अपने रिसोर्सेज को इम्प्रूव करोगे, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करोगे, लेकिन फिलहाल वो बिल्कुल हमारे बिल्कुल दूर है, आप बिल्कुल हवा में बातें कर रहे हो, वो अभी पॉसिबल नहीं है, तो वो अनअटेनेबल है। तो 3 कंडीशंस बनती हैं हमारी, कौन कौन सी, सबसे पहले होती है भाई कि आपने काम अपना अच्छा नहीं किया, इसको हम क्या बोलते हैं, इनएफिशिएंट। सेकेंड जो जॉब हमारे पास होती है उसको हम बोलते हैं कि ऐसी कॉम्बिनेशन जिसको मैं अटेन कर सकती हूँ, यानी एफिशिएंट। थर्ड क्या होती है, बिल्कुल हवा में बातें कर रहे हैं, जो चीज़ बिल्कुल अटेनेबल है ही नहीं।
इनएफिशिएंट मतलब अभी आप काम को सुधार सकते हो और बेहतर तरीके से काम कर सकते हो, तो वो इनएफिशिएंट हो गया। सेकंड क्या हो गया? एफिशिएंट, अपना काम अच्छे से कर रहे हो। थर्ड हो गया अनअटेनेबल, यानी जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ रहा है, एक होता है शिफ्ट इन पीपीसी, एक होता है रोटेशन इन पीपीसी। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं सबसे पहले। दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एक है शिफ्ट, एक आता है हमारे पास रोटेशन। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ शिफ्ट की, तो आपको जो पॉइंट याद रखना है यहाँ पे ये है कि मैं बात कर रही हूँ बोथ, बस अब इतना याद रखो। और रोटेशन की बात कर रही हूँ यानी ओनली वन। तो बोथ क्या है कि हमारे जो दोनों गुड्स एंड सर्विसेज में जब इंप्रूवमेंट हो रहा है, यानी हम दो गुड्स लेते हैं, है ना। पीपीसी की अगर मैं बात करूँ, हमारा अजम्पशन क्या कहते हैं, दैट वी टेक टू गुड्स। ठीक है, जिसमें हमारी रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी फिक्स्ड रहती है। तो अगर दोनों ही गुड्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है, कैसे होगा इंप्रूवमेंट? जब रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी दोनों इंप्रूव करेंगी। तो अगर इंप्रूवमेंट दोनों ही गुड्स में हो रहा है तो शिफ्ट होता है। शिफ्ट होता है, शिफ्ट भी दो तरीके से होता है। एक हमारे पास होता है राइट शिफ्ट और एक मेरे पास होता है लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, राइट शिफ्ट का मतलब होता है जब इंप्रूवमेंट हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। राइट, राइट ऐसे याद रखो, टिक मार्क वाला राइट, है ना। तो राइट है, सही है। तो अगर आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, अच्छे से हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उस केस में दोनों ही गुड्स की बात करिए, सिर्फ एक गुड्स की नहीं, दोनों ही गुड्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो उस केस में हमारे पास राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और दोनों ही गुड्स में अगर डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी में, तो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, रोटेशन की बात करूं, अगेन यहाँ पे भी दो गुड्स हैं, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी हम अगर बढ़ा रहे हैं, उसमें अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक गुड्स में। मैंने क्या बोला, इसका जो टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, ओनली वन गुड। या तो अब जैसे कि गन और बटन का हमने अभी देखा, तो अगर सिर्फ आपने गन्स में इंप्रूवमेंट किया या बटर में इंप्रूवमेंट किया तो रोटेशन होगा, ओनली वन। अब थोड़ा बहुत बेसिक समझाया है आपको, और अच्छे से मैं समझाऊंगी तो और समझ आ जाएगा। ठीक है, आ जाए शिफ्ट इन पीपीसी। जैसे कि मैंने बोला, चेंज इन रिसोर्सेज एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन रिसोर्सेज, चेंज इन टेक्नोलॉजी। जैसे कि हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है। एक यहाँ पे जैसे कि आप ले लो, यहाँ पे दिया है सपोज बटर, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है गन। हमने दो सिचुएशंस पढ़ी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने अपने रिसोर्सेज को भी बढ़ाया, टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाया, लेकिन दोनों ही गुड्स में बढ़ाया, तो उस केस में क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज किया है। वहीं पे मैं दोनों ही गुड्स में रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी को डिक्रीज कर रही हूँ, तो ये हमारा बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो राइटवर्ड शिफ्ट यानी इंप्रूवमेंट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट यानी रिडक्शन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है हमारे पास पीपीसी का, उसको हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ पीपीसी। अगेन इसका मैंने क्या बोला था, ओनली वन। ओनली वन का मतलब क्या रखना है कि सिर्फ एक में इंप्रूवमेंट हो रहा है या एक में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो सपोज यहाँ पे मैंने लिया सपोज बटर। देखो बटर गन का मैं इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ आपको क्योंकि अभी अभी पढ़ा है हमने। तो बटर की अगर मैं बात करूँ, अगर बटर का ही सिर्फ चीज़ें बढ़ रही हैं, है ना, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी से इसी का बढ़ा, एक ही चीज़ का बढ़ा, तो आप यहाँ पे ऐसे ग्राफ बढ़ा दो। ये तो हमारा कांस्टेंट है, गन में तो कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो हमारा जो कर्व है वो इस तरीके से बनेगा। वहीं पे सपोज उल्टा हो गया, बटर में कुछ भी नहीं हुआ, गन्स में इंप्रूवमेंट हुआ, तो इस तरीके से रोटेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन, चलो तो शिफ्ट और रोटेशन की कहानी कंप्लीट हुई। शिफ्ट यानी 2 और रोटेशन यानी 1, बस इतना याद रखना, फिर आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भाई वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगेन बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी फिनिश हो जाएगा। कि इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, हमने पढ़ा था सोशल साइंस है ना। सोशल साइंस क्यों बोला था, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों से भी डील करते हैं, इकोनॉमी से भी डील करते हैं, इसलिए सोशल साइंस है। साइंस की बात करूँ तो 2 तरीके से, एक पॉजिटिव है
और एक हमारे पास नॉर्मेटिव है ना। गलती से देखो हमें पॉजिटिव के साथ ना नेगेटिव यूज़ करने की आदत है, और ये भी एन से शुरू होता है। तो कई बार एग्जामिनेशन में ना आप लोग क्या करते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस लिख के आ जाते हो, जो है ही नहीं भाई, वो टर्मिनोलॉजी ही नहीं है। हमेशा क्या टर्मिनोलॉजी यहाँ पे चलने वाली है हमारी, जो है पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस एक तरीके से होता है हमारे पास रियलिटी, फैक्ट्स। जो फैक्ट है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये तीन चीज़ें याद रखनी है, जो पॉजिटिव है वो रियल है, फैक्ट है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, जो है उसको वैसे ही बता रहे हैं, तो पॉजिटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस को याद रखो, जैसे कि हमारे रिलेटिव्स की क्या आदत है, हर चीज़ में टोका टाकी करने की, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो अपने वो सजेशंस बहुत देते हैं, अपनी टिप्पणियाँ बहुत देते हैं। तो वैसे इकोनॉमी में जब हम ज़्यादा टिप्पणियाँ देते हैं, बोलते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मतलब व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए, इस वाली चीज़ों में ना आप तभी समझ लो कि तरीके से ओपिनियंस हैं, ये सजेस्ट करते हैं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ये करो, शुड बी, वुड बी, मस्ट बी, दिस शुड बी डन, दिस ऑट टू बी डन, ये तरीके क्या हैं बताने के लिए, नॉर्मेटिव के लिए। ठीक है, ये वाला चार्ट आपको याद रखना है और अपने आंसर्स में लिखना भी है। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन, चलो सबसे पहले आता है एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल से हर चीज़ क्लियर हो जाती है, और एग्जाम्पल्स आपको अपने एग्जामिनेशन में भी लिखने हैं, तो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले एग्जाम्पल है जैसे कि द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ करेंटली 5%। तो ये तो भाई रियलिटी है, फैक्ट है, इसको मैं वेरीफाई भी कर सकती हूँ। तो ये मेरा कौन सा स्टेटमेंट हो गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब एक और स्टेटमेंट हम देखते हैं, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट शुड बी लोअर टू इम्प्रूव द इकोनॉमी। अब यहाँ पे क्या आ गया, शुड बी, यानी एक तरीके से सजेस्टिव है, मैं एक तरीके से आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि ये करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो जब भी मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको, तो वो क्या हो गया, नॉर्मेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया है वर्कर्स वेजेस इज जैसे कि $5 पर आवर, ये क्या है, फैक्ट है, रियलिटी है, तो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट शुड बी मोर देन $10 पर आवर, तो ये क्या है, मैं सजेस्ट कर रही हूँ, ऐसा होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव। एक तरीके से मैं आपको फ्यूचर टेंस में किसी चीज़ को बोल रही हूँ कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो क्या हो गया हमारे पास, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, आप बस ये वाले स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाले एग्जाम्पल आप लिख सकते हो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मोर देन इनफ रहेगा। ठीक है, बस जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं, पूरा एक चैप्टर 1 घंटे में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम टाइम में आपको पूरा ये चैप्टर में फिनिश करा पाऊँ, है ना। एक तरीके से क्विक रिवीजन है हमारा। अभी तक जो हमने इतनी सारी क्लासेस लगाई हैं, डिटेल में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है उसको बहुत कंसाइज वे में टू द पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव क्लियर। चलो ये उसका डेफिनेशन और उसका पूरा डिफरेंस दिया हुआ, एक बार क्विक रीडिंग करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड। एक्चुअली मतलब जो चीज़ है, रियलिटी, एक्चुअली सॉल्व मतलब कैसे हमें होती हैं। और नॉर्मेटिव अगेन सजेस्टिव रहना कि क्या होना चाहिए। इसमें हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये तो जजमेंट्स हैं, है ना, ऐसा करना चाहिए, इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन इसको वेरीफाई कर सकते क्योंकि आपका डेटा है ये। इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शंस, इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियाज़। ये आइडिया दे रहे हो ऐसा करो, और ये क्या है, रियलिटी दे रहा है ऐसा है, ये डिफरेंस है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन, चलो नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, सो इट इज़ बेस्ड अपॉन फैक्ट्स। मैंने जैसे कि बताया था फैक्ट्स पे बेस्ड है, सजेस्टिव नहीं होता, और ये सजेस्टिव होता है। ठीक है, ये जजमेंट्स वगैरह पे प्रूफ नहीं रहता, ये आपको एक तरीके से पूरा बताता है कि रियलिटी क्या है। इसमें हम वैल्यू जजमेंट्स देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। एग्जाम्पल्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइजेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। ये तो सच्चाई है भाई कि महंगाई बढ़ रही है। अब ये क्या बोल रहा है कि इंडिया को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि महंगाई कम हो, तो ये क्या है, सजेस्टिव है, तो ये नॉर्मेटिव हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए अभी कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे। ठीक है, हमने पूरा इसको सॉल्व कर चुका है, लेकिन आप चाहो तो फिर से 1-2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे कि इंडिया शुड सेव मोर फॉर देयर फ्यूचर, शुड आ गया, जहाँ पे भी शुड आ रहा है मतलब वो नॉर्मेटिव है।
यहाँ पे इन इंडिया पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट, तो ये तो सच्चाई बता दी कि भाई पॉपुलेशन तो सच में बढ़ रही है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऐसे ही पूरी एक्सरसाइज है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में, तो एक बार जाके वो वाला वीडियो देख सकते हो, कोई भी डाउट हो, वरना ये बहुत ईजी है। जहाँ पे भी शुड भी, वुड भी, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए है तो नॉर्मेटिव है, और जहाँ पे भी सच्चाई बताई जा रही है कि रियलिटी बताई जा रही है उसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको हम बोलते हैं माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, माइक्रो मैक्रो तो हम क्या बात करें, तो दो बुक्स में डिवाइडेड है हमारे पूरे क्लास और 11th-12th में, तो पूरा हम जो छोटे से अभी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं उसको हम पूरा साल भर पढ़ेंगे कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो माइक्रो में जैसे कि वर्ड आता है, माइक्रो में आता है वर्ड आई। आई का क्या मतलब होता है, इंडिविजुअल। और भाई मैक्रो में आता है ए। स्पेलिंग्स की हम थोड़ा डिफरेंस देख रहे हैं। मैक्रो में आता है ए। ए का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट्स, यानी सब चीज़ों को साथ में लेके आना। एग्रीगेट का क्या मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल यूनिट्स है ना, जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पे इंडिविजुअल हैं, अलग अलग डिवाइडेड हैं, उन सबको जब कंबाइन करके हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम एग्रीगेट या मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कि बात करूं, जब हम इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल कस्टमर या छोटे से ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को स्टडी करते हैं कि कंपनी में क्या हो रहा है स्टडी कर रहे हैं, तो हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। जैसे कि घर का बजट बना रहे हैं हम कि कितना राशन आएगा, कितना हम सेविंग्स करने वाले हैं, कितना बैंक्स में डालने वाले हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट कौन से हो गए हमारे, माइक्रो। और वही बजट जब इंडियन गवर्नमेंट बनाती है पूरी इकोनॉमी के लिए हमारे लिए, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्विक इसका हम देखते हैं। हाँ, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वन लाइनर में आता है हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपको याद रखना है एडम स्मिथ, दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। एक बार डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं माइक्रो एंड मैक्रो का। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल लेवल पे स्टडी करना, तो इसलिए इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी को हम स्टडी कर रहे हैं। वहीं पे आता है मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी और द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट का मतलब मैंने क्या बताया, कंबाइन करना, इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी एज एन होल। यहाँ पे हम छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ रहे हैं चीज़ों को, इजी वे में पढ़ रहे हैं छोटे पार्ट में, और मैक्रो में हम बड़े लेवल पे सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसे कि इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में पढ़ना, जीडीपी के बारे में पढ़ना, नेशनल इनकम, ये सारी किस में आता है, मैक्रो में। इसके जो टूल्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई होते हैं, इसके जो टूल्स होते हैं एग्रीगेट, डिमांड एंड सप्लाई। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल मार्केट का हम देख रहे हैं कि एक प्राइस कितना बढ़ा, ऑरेंजेस कितने बढ़ गए, कितनी उसकी सप्लाई है। अब मैं देख लूँ कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि जीडीपी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सारे गुड्स एंड सर्विसेज का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। लास्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, इट एम्स टू डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी, तो इसको हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ देखना है कि प्राइसेस क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग इनकम थ्योरी भी बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इट एम्स टू डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एन इकोनॉमी, बड़े लेवल पे बड़ी चीज़ों को डील करता है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। डन। तो माइक्रो मैक्रो को बहुत शॉर्ट में समझाया मैंने, बस माइक्रो को समझना, छोटे लेवल पे पढ़ना, मैक्रो को बड़े लेवल पे पढ़ना। माइक्रो में छोटे में आई आता है, माइक्रो की स्पेलिंग में मतलब इंडिविजुअल, मैक्रो में ए आता है, तो ए से मतलब एग्रीगेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीगेशन। यहाँ पे आप इसको ना एग्रेशन मत पढ़ लेना गलती से, ठीक है। एग्रेशन यहाँ पे बिल्कुल हम गुस्से मुक्के की बात नहीं कर रहे, गुस्से की बात नहीं कर रहे। एग्रीगेशन का मतलब अभी मैंने समझा, एग्रीगेट मतलब सब चीज़ों को जोड़ना। जैसे अलग अलग चीज़ें डिवाइडेड थी इंडिविजुअल यूनिट्स में, हम अलग फॉर्म को पढ़ रहे हैं, कस्टमर्स को अलग पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन को अलग पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ बहुत अलग अलग करके पढ़ रहे हैं समझने के लिए। वहीं पे जब हम तो सबको साथ में पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिंपल सी बात है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन कम होगा क्योंकि हम अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो ज़्यादा होगा क्योंकि हम सब चीज़ों को जोड़ के पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कुछ अजम्पशंस हैं। जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करूँगी ना, तो मैं अज्यूम करूँगी कि मैक्रो सब कांस्टेंट है, और जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करूँगी तो मैं बोलूँगी माइक्रो सब कांस्टेंट है। क्यों है अजम्पशंस, अभी बताया था मैंने, ताकि हम चीज़ों को सिंपल तरीके से समझ सकें, और कोई इसके पीछे लॉजिक है ही नहीं। तो एक बार इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है, जैसे कि पॉजिटिव नॉर्मेटिव हो गया,
माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। आपसे शिफ्ट और रोटेशन ऑफ पीपीसी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या दिक्कत आता है, पीपीसी का स्केड्यूल, ग्राफ सब बनाना आना चाहिए, उसके एजम्पशंस आपको याद होने चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो पूरा एक तरीके से रिविजन प्रोवाइड किया गया है। आप भी अपना रिविजन करो, ये वीडियो मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए सारी चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। कुछ भी टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, टॉपिक वाइज भी कवर किया गया है, एमसीक्यू, एनसीईआरटी हर एक चीज़ कवर्ड है, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो। अभी तक चीज़ें अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगेन मैंने बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोल सकते हैं, इसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। यहाँ पे हम इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट को स्टडी करते हैं। इतना क्लियर हुआ? एक बार इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इंपॉर्टेंट है, माइक्रो मैक्रो का जो कॉन्सेप्ट है, इसका डिफरेंस बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच हो गया क्योंकि इसमें कितने सारे पॉइंट्स थे, बहुत चीज़ों को डिस्कस करना था, उसको मैंने बहुत शॉर्ट में डिस्कस करने की कोशिश करी है क्योंकि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। लेकिन इसका टॉपिक वाइज भी आपको देखना है ताकि हर कॉन्सेप्ट को डिटेल से क्रैक कर पाएँ, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि भैया क्या पूछ रहे, तो लगा अरे ये तो बहुत मक्खन है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसको तो हम तुरंत लिख लेंगे, ऐसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। समझ आई चीज़ें, क्लियर हुई? कैसी लग रही है क्लास? अच्छी लग रही है तो एक बार ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाश फिनिश, तो चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो गया। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बना दीजिए अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल भी मैंने कोशिश करी कि एक फ्लो में सब चीज़ें कंप्लीट करूं, बिल्कुल भी ब्रेक ना आए, हर एक चीज़ समझ आए, एग्जाम्पल्स के थ्रू हर तरीके से आपको पूरा चैप्टर नंबर 1 फिनिश कराने की मैंने कोशिश करी है। होपफुली आपको अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कुछ भी हो बिल्कुल खुलेआम आपको पूछना है, ये आपका बिल्कुल राइट है ना। लेकिन आपको हमें सपोर्ट भी करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली करना है अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, पसंद आ रही है। एक बार फिर से बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। सीपीसी की बात करूँ तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी चीज़ें कवर्ड हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम चैनल भी है हमारा जहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी चीज़ें कवर्ड हैं। ई बुक्स और ई नोट्स अवेलेबल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एक बार जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। आपको हो सकता है आपको नोट्स बहुत अच्छे लगे और आपके लिए ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपका काम आराम से बन जाए, ठीक है। और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं है हम, तो यूट्यूब पे तो आप हमें सब्सक्राइब कर ही रहे हो, उसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सअप सब जगह है, इवन ऑन फेसबुक, तो वहाँ पे भी आपको हमें फॉलो करना है, लाइक करना है, वहाँ पे भी रेगुलरली सारे अपडेट्स को चेक करना है। सीबीएसई के अलावा भी हम डिफरेंट बोर्ड्स को कवर करते हैं, तो सिर्फ सीबीएसई की पढ़ाई नहीं होती यहाँ पे, और भी सारे बोर्ड्स हैं, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, एवरीथिंग इज कवर्ड, सो यू डोंट हैव टू गो समवेयर एल्स, बिल्कुल भी भटकना नहीं है, वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ आने वाली क्लासेस के लिए। होपफुली और एक्साइटेड, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, आने वाली क्लासेस में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, वी आर देयर फॉर यू। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।